हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। मैं रोहित कुमार आप सभी को भगत लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। कल मैं लेकर के आया था प्रकाश की प्रकृति एवं परावर्तन का लेक्चर नंबर 4। उसमें हमने दर्पण तथा प्रतिबिंब को बताया था। बहुत बच्चों को दर्पण को पहचानने में दिक्कत होता है, इसीलिए लेक्चर नंबर 4 को अवश्य देखिएगा। उसको देखने के बाद आपकी दर्पण के को जो पहचानने में जो कन्फ्यूजन था वो दूर हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को रिपीट कीजिएगा, और उसके बाद भी ना समझ में आया तो हमें कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो इसीलिए लेक्चर नंबर 4 देखना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसमें प्रतिबिंब को भी बताया था कि प्रतिबिंब का निर्माण कब होता है। इसलिए लेक्चर नंबर 4 इसके बाद के लेक्चर पढ़ने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए लेक्चर नंबर 4 को अवश्य देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो हम दर्पण बताए थे, तो दर्पण में सबसे पहला प्रकार होता है समतल दर्पण। तो इसीलिए हम प्रकाश की प्रकृति एवं परावर्तन का आज लेक्चर नंबर 5 लेकर के आए हैं। इसमें हम समतल दर्पण को स्टार्ट कर रहे हैं, यानी 1-2 लेक्चर केवल समतल दर्पण पे आएंगे। ठीक है, समतल दर्पण से हम प्रत्येक की समतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, इसका प्रकृति कैसा होता है, समतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है, तो ये सब को हम देखेंगे। और बढ़िया से बढ़िया न्यूमेरिकल भी हम समतल दर्पण पर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम अपना लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। देखिए, तो सबसे पहले हम लेकर का है दर्पण के उपयोग। तो दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, समतल दर्पण का उपयोग यूज ऑफ प्लेन मिरर। तो पहला चेहरा देखने में, यानी आपके घर में जो दर्पण सब लगा हुआ है जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, तो क्या होता है, समतल दर्पण होता है। क्या होता है, समतल दर्पण होता है। तो चेहरा देखने में। दूसरा, ऊपरी दर्शक के निर्माण में, यानी पेरिस्कोप के निर्माण में। पेरिस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, बहुत बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है। देखिए कितना इसका लाभ है। ऐसा होता है ये इंस्ट्रूमेंट, ऐसा हुआ, ऐसा, और ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट ऐसा होता है। ये क्या है, पेरिस्कोप है। क्या है, पेरिस्कोप है, ऊपरी दर्शक, पेरिस्कोप, पेरिस्कोप से। तो इसका उपयोग हम क्या करते हैं, पहले क्या किया था, पहले के ज़माना में जब इतना कैमरा उमरा नहीं था तो क्या करता था, जब जहाज पानी के अंदर चलता है तो क्या करता था, उसको ऊपरी के वस्तु को देखने के लिए उपयोग किया जाता था। यानी ऊपरी के वस्तु को देखने के लिए हम पेरिस्कोप का यूज करते थे। अब तो नया नया टेक्निक आ गया, कैमरा उमरा आ गया, तो इसलिए इसका उपयोग नहीं किया जाता। लेकिन आप अपने घर पे उपयोग कर सकते हैं, देखने के लिए बना भी सकते हैं इसको। क्या होता है, ये सब कार्डबोर्ड का बना होता है, ये कार्डबोर्ड हो रहता है। ठीक है, और इसमें यहाँ पे ये कॉर्नर हुआ ना, ये कॉर्नर, यहाँ पे समतल दर्पण का उपयोग रहता है। क्या होता है, यहाँ पे एक समतल दर्पण रहता है, दिखा दो अच्छा से, ठीक है। पेरिस्कोप में क्या होता है, यहाँ पर समतल दर्पण का उपयोग रहता है। एक समतल दर्पण ये हुआ समतल दर्पण, और एक समतल दर्पण यहाँ रहता है। और कितना डिग्री पे झुका रहता है, इसका झुकाव होता है वो 45 डिग्री रहता है। कितना डिग्री रहता है, 45 डिग्री पर यह झुका रहता है। ठीक है ना, तो क्या रहता है, समतल दर्पण को ऐसे सेट किया जाता है ताकि ये 45 डिग्री पर झुका हुआ रहा। तो इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ से, जैसे हम इस होकर के देख रहे हैं, हम पानी के नीचे से इस होकर के देख रहे हैं, और ये क्या है, ऊपर के वस्तु को देखेगा। तो जब हम देखते हैं तो ऊपर की कोई वस्तु आती है तो उसका ऐसे टकराता है प्रकाश, फिर ऐसे टकराता, फिर हमारे आँख पे आता है। ठीक है ना, किसी वस्तु को हम कब देखते हैं, जब वस्तु से प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर के हमारे आँखों पर पड़ता है। ठीक है, यानी टकराने के बाद तो क्या हुआ कि यहाँ से वस्तु पर से आया, फिर इस दर्पण पर पड़ा, तो इस दर्पण, यह दर्पण क्या करेगा, इसको परावर्तित करके ऐसे ला देगा, ऐसे यहाँ पे आ जाएगा, और फिर इसके बाद हमारे आँख पे आएगा। तो हम क्या किए, देख रहे हैं यहाँ से, लेकिन ऊपर के वस्तु को हम देख लिए।
ठीक है, कितना एक बड़ा आश्चर्य की बात है ना। ठीक है, तो यही हम अगर इस होकर के देखेंगे तो इसके ऊपर जो सामान रहेगा उसको हम देख लेंगे, या हम इस दकर को कुछ देखेंगे तो ऊपर से यहाँ से कोई देख रहा है तो उसको देख सकता है। ठीक है, तो यही होता है पेरिस्कोप्स। ठीक है, जिसको समझ गया पेरिस्कोप को। तो पेरिस्कोप के निर्माण में और भीड़ भड़ाके वाले मार्ग पर अधिक मोड़ वाले स्थान पर, यानी जैसे भीड़ भड़ाका का कोई मार्ग है और रास्ता है ऐसे 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 है, तो यहाँ पे देख रहे हैं टकराने की संभावना अधिक है। तो क्या किया जाता है यहाँ पे, यहाँ पर भी समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। पेरिस्कोप ही क्या था, ऐसे था ऐसे और ऐसे था ऐसे ऐसे था, यही न था। तो क्या करते थे, इधर के वस्तु को हम यहाँ से देख रहे थे, क्यों, यहाँ पे समतल दर्पण और यहाँ पे समतल दर्पण का उपयोग करके। तो ऐसा ही ये रोड रहता है, ऐसा ही घुमा हुआ, तो ये रोड भी ऐसा ही ना रहता है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे समतल दर्पण लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे। तो अब देखिए क्या हुआ, इधर यहाँ पे जो आदमी रहेगा उसको हम डायरेक्ट यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर आदमी रहेगा उसको भी देख सकते हैं। तो जिसके कारण क्या होता है कि गाड़ी का जो एक्सीडेंट होने की संभावना है कम जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, भीड़ भड़ाके वाले मार्ग पर अधिक मोड़ वाले स्थान पर इसका उपयोग किया जाता है, ताकि चालक दूसरी ओर के गाड़ी को देख सके या दूसरी ओर के वस्तु को देख सके। गाड़ियों को नहीं, आदमी भी आ रहा है तो उसको भी देखेगा, नहीं तो आदमी के ठोक देगा। ठीक है, जैसे आप ही मोड़ वाले पर समतल दर्पण का उपयोग नहीं किया रहता है, तो जब घुमान पे जाते हैं, साइकिले से जाते हैं, पैदल, तो नहीं लगता रहता है कहीं उधर से गाड़ी ना हो, एकदम रोड के किनारे सट करके जाइएगा, तो ऐसा ही होता है। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए वीडियो को पॉज करके। फिर हम आगे बताते हैं समतल दर्पण के प्रकृति, यानी इससे प्रतिबिंब जो बनता है, इस समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसका प्रकृति क्या होता है, उसको प्रूफ बाद में करेंगे, पहले हम उसको समझा देते हैं ताकि प्रूफ को समझने में आपको आसानी होगा। ठीक है, तो देखिए समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति या विशेषता, यानी प्रकृति कहे या विशेषता कहे, बात वो उतना ही है। ठीक है ना, तो नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। ठीक है, नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। तो देखिए पहला है, यह प्रतिबिंब आभासी या काल्पनिक होता है। देखे ना, कल हम एग्जाम्पल भी जब दिखाए थे काल्पनिक प्रतिबिंब का, तो उसमें समतल दर्पण लिए थे ना, तो उसमें देखे थे क्या होगा था कि आभासी और काल्पनिक था। इसमें समतल दर्पण का भी उसमें एग्जाम्पल लिए थे, आभासी और काल्पनिक में। तो ये क्या कैसा इमेज बनाता है, आभासी और काल्पनिक बनाता है। ठीक है, यह आकार में वस्तु के बराबर होता है, यानी कि जैसा आकार आपका है, पिक्चर में देखते हैं, जब आप अपने शीशा में देखते हैं, यानी अपने घर के जो दर्पण में देखते हैं अपना फोटो, तो जैसा आपका आकार है, जहाँ पे जितना लंबा है, जितना चौड़ा है, उतना ही उसमें भी हूबहू आपके जैसा दिखाई देता है। ठीक है, तो वही क्या रहता है, ये वस्तु के आकार के बराबर होता है। ठीक है, प्रतिबिंब तथा वस्तु को मिलाने वाला रेखा दर्पण पर लंबवत होता है। जैसे कि जो हमारा रेखा, जैसे कि हम शीशा में देखते हैं, तो मेरे सिर का रेखा और जो दर्पण में है मेरा प्रतिबिंब बना है, उसके सिर का रेखा को जब दोनों को मिलाएंगे तो वो क्या होगा, दर्पण पर लंबवत होगा। ठीक है, या पैर का रेखा, मैं अपने पैर का रेखा और उसके पैर का रेखा का मिलाएंगे तो क्या होगा, एकदम लंबवत होगा, यानी दर्पण पर वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, फिर यह सीधा होता है, देखते हैं ना, हम जैसा सीधा खड़ा हुए हैं वैसा ही दर्पण के अंदर भी खड़ा रहता है। वस्तु दर्पण से जितना आगे रहता है, प्रतिबिंब उतना ही दर्पण से पीछे रहता है। देखते हैं, जैसे हम दर्पण के सामने देखिएगा, आगे जाइएगा ना तो वो प्रतिबिंब क्या होगा, आगे आता है, और जैसे जैसे हम पीछे आएंगे ऐसे तो प्रतिबिंब भी पीछे जाता है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं। फिर छठा, वस्तु तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर होते हैं। जितना ऊंचाई आपका होगा, और फोटो में देखिएगा, यानी प्रतिबिंब समतल दर्पण में आप अपना पिक्चर को देखिएगा, यानी अपने प्रतिबिंब को देखिएगा, तो उतना ही ऊंचाई का बनेगा। ठीक है, जैसे हाथी को नहीं रख करके देखते हैं, समतल दर्पण पर ऐसे रख देते हैं तो देखते हैं, तो क्या होता है कि जितना बड़ा हमारा ये हाथ रहता है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब रहता है, यानी उसको क्या करता है, सुपर इम्पोज कर एकदम कवर्ड कर देता है। ठीक है, और उसके बाद है समतल दर्पण पार्श्विक उत्क्रमण प्रतिबिंब बनाता है। पार्श्विक उत्क्रमण का मतलब है कि किसी भी चीज़ को 180 डिग्री पर पलट देता है। जैसे ये बी हुआ, तो बी को क्या करेंगे हम 180 डिग्री, जैसे ये बी हुआ, हम इसको यहाँ से घुमा करके 180 डिग्री पर पलट देंगे,
कितना डिग्री से, 180 डिग्री से घुमा देंगे। तो 180 डिग्री से ये घूमेगा तो ऐसे हो जाएगा, यानी कि ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो यही ना प्रतिबिंब होना। तो पार्श्विक उत्क्रमण का मतलब इतना ही कि किसी वस्तु को 180 डिग्री पर घुमा देना, ठीक है, 180 डिग्री से घुमा देना। तो ऐसा ही ये प्रतिबिंब देता है। आप देखिए कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा जो हम दिखाते हैं। इस प्रकृति की आवश्यकता पड़ती थी, क्योंकि इसी का उपयोग करके हम वहाँ पे प्रतिबिंब को समझेंगे, ठीक है। तो देखिए हेडिंग लगाइए, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, ठीक है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है वो देखते हैं। तो एक क्या होगा कि बिंदु स्रोत क्या होगा, जो जिस वस्तु का हम प्रतिबिंब देखना चाह रहे हैं वो क्या होना चाहिए, बिंदु होगा। तो क्या होगा, जब वस्तु बिंदु स्रोत हो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज पॉइंट सोर्स, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए कि ये एक समतल दर्पण है, ठीक है, समतल दर्पण है और ये क्या है, बिंदु है। इस बिंदु का हमको क्या करना है, इसमें प्रतिबिंब देखना है, इसमें हमको प्रतिबिंब देखना है। तो हम कैसे खींचेंगे, यानी इसको कैसे ड्रॉ करेंगे। तो दो प्रकार के आरेख हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एक होता है सरल आरेख, क्या होता है, सरल आरेख, और दूसरा होता है किरण आरेख। क्या होता है, किरण आरेख। सिंपल डायग्राम, रे डायग्राम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सिंपल आरेख कैसे करते हैं। तो प्रतिबिंब की प्रकृति हम यहाँ पे यूज करेंगे, इसलिए पहले बता दिए हैं, ताकि आप पहले आप जान गए ना, तो यूज करने में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये कहाँ से ला दिए सर, ठीक है। तो क्या हुआ देखिए यहाँ पे क्या बोले कि जितना दर्पण से आगे वस्तु रहता है उतना ही दर्पण से पीछे जाता है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि इतना दर्पण से आगे है तो इतना ही दर्पण से ये पीछे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बना, यहाँ पे बना, ठीक है। ये क्या था, मेरा वस्तु था, और यह क्या बना, इसका प्रतिबिंब बना, और इसका आकार बराबर होता है। तो ये क्या था, पॉइंट जैसा था, तो ये भी पॉइंट जैसा है। और इसको क्या करेंगे, इस दोनों को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। तो जो मिलाते हुए रेखा क्या होता है, इस पे दर्पण पर परपेंडिकुलर रहता है, लंबवत रहता है, ठीक है। तो इसमें देखिए रे का हम कोई चर्चा नहीं किया, तो इसी को कहते हैं सरल आरेख। क्या कहते हैं, सिंपल डायग्राम। अब देखिए रे आरेख कैसे खींचेंगे, जब सिंपल डायग्राम आपको बनाने आ जाएगा तो रे डायग्राम आसानी से खींच लीजिएगा, ठीक है। देखिए हम कंसेप्ट बता दें कि कैसे हम खींचेंगे। मेन है डायग्राम खींचना, डायग्राम खींच लिए तो समझिए आपका कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, ये हो गया समतल दर्पण। अब इसका हमको प्रतिबिंब बनाना, ये सिंपल डायग्राम था, तो ऐसा ही हूबहू पहले हम यहाँ पे दिखा देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिए, ठीक है, समान दूरी पे अपना स्केल से आप कॉपी पे खींचेगा तो स्केल से माप लीजिएगा, जितना ही आगे रहना चाहिए उतना ही ये पीछे रहना चाहिए। अब ये हो गया, हम सिंपल आरेख खींच लिए। तो अब हमको रे डायग्राम में इसको कन्वर्ट करना। तो रे का मतलब क्या बोले, जो हम बताए थे कल के वीडियो में कि क्या कहते हैं कि प्रतिबिंब कब बनता है, जब कम से कम दो परावर्तित किरण, यानी परावर्तित किरण जहाँ पे मिलता है वही क्या होता है, रे इमेज बनता है, यानी वह बिंदु क्या होता है, उसका इमेज कहलाता है। तो हम जान रहे हैं कि यहाँ से क्या करना है, दो किरण को परावर्तित करना है। हमको पहला ही से पता कि इसका इमेज यहाँ पे बन रहा है, तो हम यहाँ से क्यों नहीं दो रे को डायरेक्ट परावर्तित करा दे। तुम क्या कर दिए, एक रे को ऐसे खींच दिए, क्या किए, यहाँ से खींच दिए, और एक रे को ऐसे खींच दिए, ठीक है। ये क्या है, ये परावर्तित किरण है, ये हम समझ गए। क्या हुआ, परावर्तित किरण यहाँ पे काटा होगा तभी तो यहाँ पे प्रतिबिंब बना। ये हम पहला ही से जानते हैं, कल के लेक्चर को देख करके जानते हैं, ठीक है। इसलिए इस कल के लेक्चर को जरूर देखिएगा इमेज को समझने के लिए। तो क्या किया, हम पहला ही से जानते हैं कि इमेज कब बनता है, जब परावर्तित किरण का दो या दो से अधिक, यानी परावर्तित किरणों जहाँ जिस कटान बिंदु पर, यानी जिस बिंदु पर काटता है एक दूसरे को, वही उसका इमेज कहलाता है। तो क्या किया, हम कम से कम दो को दिखाएंगे तभी तो कटेगा। कोई भी चीज़ कटेगा कब, एक दूसरे को कम से कम दो होगा या दो से अधिक होगा, ठीक है। तो हम दो को ही लेते हैं ताकि फिगर गंदा नहीं हो, ठीक है। तो क्या हुआ
दो हम परावर्तित, हमको पता है कि इमेज इसका यहाँ पे बनेगा, तो यहाँ से क्या किए, दो परावर्तित किरण को खींच दिए, कहीं जैसा मन है आपको वैसा दो परावर्तित किरण खींच देंगे। ये पता है कि ये क्या है, दर्पण के अंदर का भाग है, तो इसको हम सॉलिड लाइन से नहीं दिखा सकते, डॉट डॉट से, यानी इसका अर्थ है कि ये वास्तविक नहीं है, माने इमेज किए हैं, माने अपना मन से माने हैं कि ऐसा गया है। ठीक है, हो गया। और उसके बाद हमको क्या करना है, आपतित करना है। तो आपतित कहाँ से होता है, वस्तु से, तो ये वस्तु मेरा था, तो इससे क्या करिए, अपतित कर दीजिए। सॉरी, आपतित कहाँ पे होगा, जहाँ पे आपतन बिंदु, तो आपतन बिंदु यही ना है, तो यहाँ पे क्या कीजिए इसको, ओह ठीक है, यहाँ से आ रहा था, यहाँ से आ रहा, ठीक है। तो देखे रे डायग्राम में कन्वर्ट करना कितना आसान था। ये मेरा रहा वस्तु और ये रहा इसका प्रतिबिंब, यही है मेरा रे डायग्राम। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। अब हम इसके बाद इसी से एक बिंदु वस्तु को ले करके हम दिखाते हैं कि कैसे इसकी दूरी इसके दूरी के बराबर है, यानी कि प्रतिबिंब कैसे दर्पण के आगे जितना वस्तु रहता है उतना ही दर्पण के पीछे बनता है। इसको हम सिद्ध करते हैं, फुल प्रूफ के साथ आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए सिद्ध, सबसे पहले तो फिगर देखिए, अभी हम समझाएं क्या किए, एक बिंदु वस्तु ले लिए, यहाँ पे क्या किए, एक बिंदु वस्तु ले लिए। तो इसको डायरेक्ट हम क्या करेंगे, पहले मन से ही यहाँ पे इतना दूर पे है तो इसको इतना दूर पे डाल दिए। फिर क्या करते, कम से कम दो किरण को हम परावर्तित कराते हैं। ठीक है, तो एक ये ले लिया, एक सीधा ले लिया, क्या ले लिया, 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पर, ठीक है ना, ये वाला ले लिया 90 डिग्री पर। फिर उसके बाद क्या किया, अब आपतित कराना है, तो 90 डिग्री पर देखे थे परावर्तित कौन होता है, जब दर्पण को जो 90 डिग्री पर परावर्तित होता है, यानी वो आपतित भी होता है दर्पण पर 90 डिग्री, यानी कोण आई और कोण आर उसका क्या होता है, 0 होता है, हम दिखाए थे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसी पे आपतित हुआ, तभी तो इसी पे परावर्तित हो गया। और दूसरा हम यहाँ से परावर्तित किए थे तो इसको यहाँ से ड्रॉ कर दिए। ठीक है, तो देख लिए, तो ये आपतित हुआ फिर परावर्तित हुआ। वहाँ पे हम क्या कर दिए, अभिलंब खींचते हैं ना जहाँ पे होता है, तो यहाँ पे एक एपी अभिलंब खींच दिए, इस दोनों के बीच के थीटा है, तो इसका अर्थ है कि वो भी थीटा ही से गया होगा। ठीक है, तो ये रहा मेरा फिगर रहा। अब हम क्या किए, ये जो दर्पण और वस्तु के बीच की दूरी है उसको हम यू मान लिए और इसको भी मान लीजिए, दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की दूरी। तो वही लिखे यू बराबर वस्तु तथा दर्पण के बीच की दूरी, और भी है प्रतिबिंब तथा दर्पण के बीच की दूरी। अब देखें प्रकाश के परावर्तन के नियम से क्या होता है कि ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, तो कोण BAP बराबर कोण OAP, तो ये दोनों क्या है, थीटा होगा, क्योंकि ये आर है ये आई है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, फिर क्या देखिए, ये भी इस पर क्या है, लंब है, जो ये क्या है, अभिलंब है, तो अभिलंब क्या होता है, दर्पण पर लंब होता है, तो ये भी लंब है और ये भी लंब है, तो ये दोनों इसका अर्थ है क्या, आपस में पैरेलल है। ठीक है, समांतर है। तो AP समानांतर क्या है, DO, AP समानांतर DO, और यही तिर्यक रेखा ना, OA क्या है, एक तिर्यक रेखा है, तो वो तिर्यक रेखा OA उन्हें काटती है। तो जब काटता है तो क्या होता है, कोण AOD, देखिए कोण AOD बराबर कोण OAP, यानी हम लिखे हैं इस कोण को और इस कोण को लिए हैं, इस दोनों कोण को लिए हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि कोण ये और ये कोण है अंतः एकांतर कोण, तो इसलिए ये दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होंगे। तो बराबर, या ये थीटा था इसलिए ये भी थीटा हो गया, किस कोण से, अंतः एकांतर कोण से। फिर हम देखिए AP पैरेलल है और क्या है, DC भी पैरेलल है, ये भी तो 90 डिग्री है दर्पण पर, तो दोनों दर्पण पर लंबे हैं, तो दोनों आपस में क्या हो गया, पैरेलल हो गए। तो AP पैरेलल DC। ठीक है, और फिर हम क्या लिए, कोण DCA, इस कोण को लिए, किस कोण को लिए, इस कोण को लिए, तथा कोण PAB यानी इस कोण के लिए, इस कोण को लिए और इस कोण को लिए। तो देखिए, तो ये तिर्यक रेखा, तो ये दोनों क्या है, संगत कोण है, तो संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो इसलिए संगत कोण, और इसका मान थीटा था तो इसका भी नाम मान थीटा हो गया। ठीक है, तो इसको हम 3 मान लिए समीकरण। अब हम त्रिभुज
ओ ए डी हमको सिद्ध करना क्या है कि ए बराबर ये यानी यू बराबर भी। तो किस त्रिभुज में? इस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज जिसमें ओ ए डी में। तो त्रिभुज ओ ए डी तथा त्रिभुज सी डी ए में, सी ए डी कहिए चाहे सी डी ए, जो मन है सो कहिए में। तो देखिए हमने देखा भी क्या, ओ डी ए बराबर सी डी ए, ओ डी ए बराबर सी डी ए, यानी ये दोनों क्या है? समकोण है। क्योंकि हम रचना ही किए हैं कि आपतित किरण कब के लंबवत हम आपतित किए हैं, दर्पण पर लंबवत आपतित किए हैं। तो इसका अर्थ है वो 90 डिग्री कोण बना रहा है दर्पण पर, तो ये बना रहा है तो ये भी बनाता होगा। ठीक है, तो बराबर 90 डिग्री। फिर कोण ए ओ डी, कोण ए ओ डी बराबर कोण डी सी ए अब बराबर थीटा। देखिए समीकरण 1 में हमको ये निकला ए ओ डी का मान थीटा, और इसमें निकला इसका मान थीटा। तो ये दोनों आपस में थीटा, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। ठीक है, और तो शेष कोण से जब क्या है कि दो त्रिभुज के कोई दो कोण आपस में बराबर, इसका अर्थ तीसरा कोण भी आपस में बराबर होगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो जब दो कोण सेम है तो दोनों में वही काम न करना होगा, 180 में से दोनों को जोड़ करके घटाएंगे। तो सेम ही वैल्यू को हम घटाएंगे तो क्या होगा? सेम ही वैल्यू ना आएगा। तो इसीलिए शेष कोण इसमें क्या बचा था? ये वाला बचा था, ए कोण ए ओ ए डी, तो ओ ए डी बराबर इसमें शेष कोण बचा था सी ए डी या डी ए सी, तो डी ए सी हो गया। ठीक है, इसके बाद हम आगे लिखते हैं मिटा करके। इतना को वीडियो को पॉज कर नोट कीजिए। फिर देखिए क्या है, ए डी भुजा इसमें भी है और ए डी भुजा उसमें भी है, दोनों त्रिभुज में। तो ए डी बराबर ए डी उभयनिष्ठ भुजा, यानी इस त्रिभुज में भी था ए डी और इस त्रिभुज में भी ए डी था, तो दोनों क्या? उभयनिष्ठ भुजा, तो उभयनिष्ठ भुजा। तो देखिए क्या हमारा ई कोण इसके बराबर हो गया, ई कोण इसके बराबर हो गया, और ये भुजा दोनों में कॉमन है इसलिए बराबर है। तो क्या है? ए एंगल भुजा यानी कोण भुजा कोण, एंगल साइड एंगल यानी ए एस ए। तो ए एस ए सर्वांग समता से क्या होता है कि ये त्रिभुज दोनों सर्वांगसम होंगे, और सर्वांगसम का मतलब बराबर होना। ठीक है, जैसे ये हाथ मेरा इस हाथ के बराबर है, सर्वांगसम है। देखिए सर्वांगसम का मतलब कि एक दूसरे को रख दे तो वो क्या कर दे? ढक दे, एक दूसरे को ढक दे। तो एक दूसरे को ढक दिया तो ढकेगा कब? जब सब चीज़ बराबर होगा तब। तो इसलिए सर्वांगसम हो गया, तो इसलिए ये बराबर ये होगा, ये बराबर ये हो जाएगा, सब हो जाता। हमको जरूरत है इसका था इसका, तो ये क्या हो जाएगा? ओ डी बराबर डी सी, तो इसलिए यू बराबर भी प्रूव्ड हो गया। देख लिया आपने कि क्या होता है, दर्पण से जितना वस्तु आगे रहता है उतना ही दर्पण से पीछे रहता है, इसका अर्थ यही हुआ। ठीक है, तो देख लिया। अब एक दो न्यूमेरिकल देते हैं, उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, देखिए बोर्ड पर या ये बढ़िया सा न्यूमेरिकल, इस वीडियो को पॉज करके इसे सॉल्व कीजिए, फिर सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन में दे दिया है कि क्या है कि ये वस्तु है, क्या है? ओ ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु है। वस्तु कितना सेंटीमीटर दर्पण से देख रहे हैं, दर्पण के आगे तो जरूर वस्तु होगा। तो क्या है? वस्तु है 10 सेंटीमीटर दूर पे है और ये लंबवत है। ठीक है ना, देखना रहा है समकोण का चित्र बनाया हुआ है, अपने हम त्रिकोणमिति पढ़ा रहे हैं उसमें देखा होगा कि ऐसा समकोण के लिए यूज करते हैं। तो ये क्या लंबवत दूरी है 10 सेंटीमीटर, तो कह रहा है कि इमेज कहाँ पर होगा। ठीक है, फिर इसमें दे दिए क्या दे दिए कि वस्तु से ये जो दूरी है 5 सेंटीमीटर है और ये इसका ये लंबवत यहाँ पे है, तो ये इस जहाँ पे ये लंबवत है उसके और इस बिंदु के बीच की दूरी कितना है? 4 सेंटीमीटर है। तो हम पूछ रहे हैं कि प्रतिबिंब दर्पण से कितनी लंबवत दूरी पर है, यानी कितने लंबवत दूरी पर है हमसे पूछ रहा है। ठीक है, फिर इसमें देखिए कि क्या किए हैं कि हम ये दर्पण को हम एक अक्ष मान लिए, दर्पण को एक अक्ष मान लिया है और यहाँ पे हम प्रतिबिंब दे दिए, वस्तु नहीं दिए, प्रतिबिंब दे दिए, क्योंकि देख रहे हैं रजतित भाग की तरफ हम दिए, तो ये प्रतिबिंब है, खुद से अंदर स्टैंडिंग होना चाहिए, नहीं है तो हम लिख दिए, तो क्या दे दिए? प्रतिबिंब दे दिए। इसका नियामक कितना? -5 और -3 है, -5 और -3 है। तो हम पूछ रहे हैं वस्तु का नियामक, वस्तु का नियामक बताइए। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसे सोल्व कीजिए। अब हम सोल्व करते हैं। देखिए क्या था, हम क्या बोले कि जब ही माने वस्तु रहेगा तो हम क्या करेंगे? लंबवत दूरी जाएंगे और जितना इससे आगे रहेगा उतना ही उससे पीछे बना लेंगे। तो देखिए यहाँ से लंबवत दूरी थी, ये तो ऑलरेडी लंबवत पारा हुआ है, तो क्या करेंगे हम? लंबवत और आगे बढ़ा देंगे और आगे क्या करेंगे? लंबवत हम बढ़ा देंगे और ये 10 सेंटीमीटर नीचे की यहाँ से है, तो 10 सेंटीमीटर कहाँ चला जाएगा? ऊपर जाएगा और यहीं पर मेरा इमेज बन जाएगा। क्या बनेगा?
इमेज बनेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व। दूसरा को देखिए, दूसरा को देखिए क्या कर रहा है। तो देख रहे हैं जब ये लंबवत है तो ये क्या हुआ, समकोण त्रिभुज। ये एक समकोण त्रिभुज हुआ, तो समकोण के सामने हो जाएगा क्या होता है, कर्ण होता है। और ये क्या हुआ, इस कोण की हम चर्चा करें, इस कोण की चर्चा करें या किसी को, तो इस कोण के लिए ये क्या हो जाएगा, लंब होगा। तो हमको क्या चाहिए, आधार चाहिए। तो ये निकालने के लिए क्या कहते हैं, हम बताए थे रूट अंडर और बड़का का स्क्वायर माइनस छोटा का स्क्वायर। तो बड़का कर्ण है ना, तो 5 का स्क्वायर, तो रूट अंडर हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये है। तो हम क्या करते हैं, लंबवत हम दूरी देखते हैं ना, तो दर्पण से हम क्या करेंगे, लंबवत ये था, इसी को हम आगे आगे की तरफ बैठा दिए। तो जब ये 3 सेंटीमीटर इसी इधर है तो वो 3 सेंटीमीटर ऊपर होगा। तो यहाँ से 3 सेंटीमीटर हम माप लेंगे, जहाँ पे होगा वही हमारा प्रतिबिंब हो जाएगा। ठीक है ना, यही मेरा प्रतिबिंब हो जाएगा। देखिए कितना आसान था। लंबवत दूरी निकल गया, 3 सेंटीमीटर लंबवत दूरी दर्पण के पीछे होगा, दर्पण के पीछे होगा। फिर अब इसके लिए देखिए, तो हम क्या किए, इसको हम एक्स अक्ष मान लिए हैं, इसको एक्स अक्ष मान लिए हैं, एक्स अक्ष मान लिए हैं। तो हमारा प्रतिबिंब दिया हुआ है कितना, -5 और -3 पे, -5 और -3 पर। जिसका अर्थ है -5 कहने का मतलब क्या, अगर यहाँ पे हम यहाँ पे इसको वाई अक्ष अपना मन से इमेजिन कर ले, इसको क्या हो गया, ठीक है, तो अपना मन से अगर इसको हम y अक्ष मान लें, क्योंकि x अक्ष तो हमको दिया हुआ ही है, ये x अक्ष दिया हुआ ही, ये क्या है, x अक्ष है। तो इसका अर्थ क्या है कि ये जो प्रतिबिंब है, -5 कहने का मतलब क्या, सॉरी y अक्ष इधर होगा क्योंकि निगेटिव में लिया है। ठीक है, इधर की तरफ होगा, इधर y अक्ष होगा, इधर x अक्ष हुआ और इधर y अक्ष होगा। क्यों देखें, क्योंकि x भी निगेटिव में है, तो निगेटिव कब होता है, जब इधर आता तब ना। तो ये था मेरा y अक्ष मान लिया, और जहाँ पे कटा ये क्या था, 0 0। ठीक है ना, मूल बिंदु। तो अब देखिए ये क्या -5 है, तो -5 कहने का मतलब क्या, इधर से -5, तो इसको देख लीजिए, ये जहाँ पे आएगा ना, ये क्या है, -5 है, ये क्या है, -5 है। और -3 कहने का मतलब इधर -3, तो -3 इधर है। तो देखिए दर्पण क्या होगा, इससे जितना लंबा दूरी, यही ना लंबा दूरी है, तो उतना ही ऊपर, तो इतना, ये कितना है, माइनस, यानी ये कितना है, -3 यूनिट है, -3 यूनिट है, तो -3 यूनिट, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये -3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा +3 मान लीजिए। तो क्या हुआ, यहाँ पे हुआ। अब यहाँ से कैसे होगा, तो ये यहाँ पे -5 था ना, तो ये यहाँ पे जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, ये हुआ, और ये भी क्या हो जाएगा, ये मेरा प्रतिबिंब हुआ, प्रतिबिंब हुआ। और इसका नियामक क्या हो जाएगा, -5 है, तो ये भी तो अभी x अक्ष इधरे ना है, तो क्या हो गया, -5। और y का नियामक कितना होगा, -3 से +3 होगा, तो प्लस। ठीक है, तो ये देखें, तो आपने देखा एक बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल। अभी हम केवल बिंदु को लेकर के चले, यानी वस्तु को हम क्या माने कि एक बिंदु जैसा है। अब कल के लेक्चर में हम बताएंगे कि क्या हो, कि वस्तु बड़ा हो, ठीक है ना, बड़े आकार का होगा, तो उसका प्रतिबिंब हम कैसे ज्ञात करेंगे, उस पर हम बढ़िया उस पर भी हम न्यूमेरिकल देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, कहीं पे कोई दिक्कत आएगा तो वीडियो में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और पसंद भी आए तो कमेंट में लिख करके हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, ठीक है। और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा ताकि प्रत्येक बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच सके। और इस चैनल पर प्रत्येक दिन एक लेक्चर आ रहे हैं नियमित रूप से, ठीक है। तो यदि आपको इसके प्रत्येक दिन की वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको प्रत्येक दिन जब ये वीडियो अपलोड हो आपको खबर मिल जाए, ठीक है। अब यहीं पर हम अपना वीडियो का करते हैं विराम। टेक केयर योरसेल्फ एंड गुड बाय।